अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ एक नई साजिश रची जा रही है। कैसे उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और दीगर साथी जजेस को वर्गलाया जा रहा है या उनको इंस्टिगेट किया जा रहा है अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ। और कैसे कैसे इल्ज़ामात हैं, इतने शदीद इल्ज़ामात हैं और एक नई आप कह सकते हैं कि एक नया स्कैंडल, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। अब दूसरी साइड ये कह रही है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ एक नया स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आ गया है, जबकि हकीकत हमें इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आती है। नजर ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ कुछ फाजिल जजेस को मलाइन करने की एक प्रॉपर साजिश की जा रही है। और अब से कुछ देर कबल एक तकरीर आई है सोशल मीडिया पर, ये वकला कन्वेंशन हुआ है गालिबन, वहाँ पर उन्होंने तकरीर की है अमानुल्लाह कनरानी, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, एडवोकेट जनरल रह चुके हैं बलूचिस्तान के और काफ़ी करीब हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा के। आजकल तो अक्सर ख़बरें जब लोगों को कंफर्म करनी होती हैं या जस्टिस काजी फायज़ ईसा से कुछ चीज़ उन्होंने मंसूब करना हो या उससे मुतालिक कुछ चीज़ रिपोर्ट करना हो तो कनरानी साहब से रब्ता करते हैं हमारे अक्सर दोस्त, और वो उनको बड़ी आप कह सकते हैं कि अंदर की खबरें देते हैं और जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुतालिक, और बहुत ज़्यादा करीब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस तरह की वहाँ पर तकरीर की गई है वो बड़ी अलार्मिंग है। एक नई साजिश बताया जा रहा है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ मुबैना तौर पर मिलकर कर रहे हैं, या उनकी एक साजिश जो प्लान था पहले से, अब भी गालिबन उस प्लान पर बकौल अमानुल्लाह कनरानी के वो ये काम कर रहे हैं। बेसिकली वो प्लान क्या है, बकौल अमानुल्लाह कनरानी के जो फाजिल जजेस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ दो जजेस हैं, उन्होंने चीफ जो इमरान खान साहब हैं उनके साथ ये एक प्लान तरतीब दिया है कि आप हमें जब हुकूमत में आए, हम आपको हुकूमत में लाने में मदद करेंगे जजेस, और जब आप हुकूमत में आएंगे 2/3 अक्सरियत के साथ, तो फिर आप कानून साजी के ज़रिए जो चीफ जस्टिस का ओहदा है उसका टेन्योर जो है उसकी मुद्दत 3 साल तक कर देंगे। यानी अब जो जजेस हैं उनकी जो मुद्दत होती है वो उनकी जब एज लिमिट पूरी हो जाए तो ख़त्म हो जाती है। कईयों की जो मुद्दत होती है वो कई दफ़ा 6-6 साल भी रह जाते हैं, कई लोग 2 साल रह जाते हैं, कई 3 साल और कई 26 दिन भी रह जाते हैं। यहाँ पर मैं हवाला दे रहा हूँ जस्टिस जवाद ख्वाजा का, जो कि गालिबन सिर्फ 26 रोज़ के लिए जो है वो चीफ जस्टिस रहे थे। अब यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बकौल अमानुल्लाह कनरानी के इमरान खान साहब के साथ ये मिल बैठ कर एक गठजोड़ किया है और आपस में एक प्लान तरतीब दिया है कि अब इमरान खान साहब को हम हुकूमत में जब लेकर आएंगे तो इमरान खान साहब इन रिटर्न फेवर को रिटर्न करते हुए जो चीफ जस्टिस का ओहदा है उसकी मुद्दत 3 साल कर देंगे। चले लेट सपोज उनकी इस बात को मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, अगर हम उनकी इस बात को या उसकी इस लॉजिक को दुरुस्त मान लें, जो कि वो ये कह रहे हैं कि 3 साल, अब दरअसल वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 3 साल तक अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आ जाते हैं दोबारा तो उनकी जो रिटायरमेंट है वो होनी है रवां साल सितंबर में, गालिबन 16 सितंबर है, तो वो जाएंगे 2025 तक। यानी 3 साल जो उनके बतौर चीफ जस्टिस जो उनका ओहदा है वो अगर 3 साल अगर वो रहते हैं चीफ जस्टिस 2025 में ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, अमानुल्लाह कनरानी साहब के बड़े प्यारे दोस्त, जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो रिटायर हो जाएंगे आइंदा 2024 में, और 2024 में जब वो रिटायर हो जाएंगे तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। और इसी तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल 2025 में रिटायर होंगे, उसके बाद जो बारी आएगी सीनियरिटी में वो आएगी जस्टिस एजाजुल एहसन की, और जस्टिस एजाजुल एहसन भी 3 साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे। और उसके बाद ऑब्वियसली जब जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस होंगे तो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट होंगे वो होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह। मगर जस्टिस एजाजुल एहसन अगर 3 साल रहते हैं तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, और उसके बाद 2028 में जस्टिस मुनीब अख्तर 3 साल के लिए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। ये है अमानुल्लाह कनरानी साहब के बकौल एक साजिश, एक प्लान जो जजेस ने, जो अभी हम ख्याल जजेस जिनके बारे में कहा जाता है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन्होंने एक प्लान तरतीब दिया हुआ है। इनकी एक सेटलमेंट हुई है इमरान खान साहब के साथ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, और उस प्लान के मुताबिक इन 3 जजेस ने सिर्फ डिलीवर करना है इमरान खान साहब को इंतखाबात, और चीफ जस्टिस अगर अपने दौर में इंतखाबात करवा पाते हैं और इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ
इलेक्ट होकर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब फिर फेवर को रिटर्न करते हुए कानून साजी करेंगे और फिर आइंदा आने वाले कुछ साल इमरान खान साहब को अदालती फोरम से कम कोई मसला नहीं होगा। ना जस्टिस काजी फायजी शाह आएंगे चीफ जस्टिस, ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अब बेसिकली जो कंडरानी साहब की लॉजिक है मुझे इस वजह से समझ में नहीं आ रही कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात माने, सुप्रीम कोर्ट जो इंतखाबात की बात कर रही है और राइटली 190 रोज़ के अंदर आइन में दर्ज है, कंडरानी साहब ये बात भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस बात पर अमल दरामद की बात कर रही है वो दरअसल आइन है। आइन में दर्ज है कि असम्बलियाँ तहलील होने के 90 रोज़ के बाद इंतखाबात कराने हैं। अदालत ने हुक्म दिया है पंजाब में इंतखाबात का, 14 मई की तारीख दी है और अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। एंड मुमकिन है कि तारीख जो है, अगर मुज़ाकरात आपस में इनके मामलात तय पा जाते हैं मुज़ाकरात के बाद हुकूमत और इमरान खान साहब या PTI के, तो गालिबन जुलाई या अगस्त में इंतखाबात हो जाते हैं। अगर जुलाई या अगस्त में इंतखाबात पंजाब असम्बली में होते हैं तो ऑब्वियसली जो सूरत हाल होगी वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगी। लेट सपोज़ अगर इंतखाबात हो जाते हैं पूरे मुल्क में और जो हुकूमत है और अपोजिशन है मुत्तफिक हो जाते हैं सितंबर से पहले इंतखाबात पर, तो उनकी बात ये हमें दुरुस्त तस्लीम होती नज़र आ रही है। मगर यहाँ पर कंडरानी साहब थोड़ी सी डंडी मार रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको नहीं कहा कि आप एक ही रोज़ इंतखाबात करवाएं पूरे मुल्क में और 14 तारीख को करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो सिर्फ 14 मई तक है, पंजाब से रिलेटेड। पूरे मुल्क में इंतखाबात की सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं की और ना ही आइन में कोई ऐसा आप कह सकते हैं जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो एक मौके के ऊपर इस तरह का ऑर्डर कर दे। अगर इस सेटलमेंट पर पहुंचते हैं तो हुकूमत और इमरान खान साहब खुद पहुंचते हैं, जो कि हमें बहरहाल पहुंचते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर इंतखाबात हुए भी तो अक्टूबर के बाद होंगे या अक्टूबर में होंगे और उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस नहीं होंगे। मेरी नज़र में या मेरी दानिश में ये जो उनकी एक आप कह सकते हैं एक साजिशी थ्योरी है, ये काफ़ी वेग नज़र आ रही है ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखें, जैसा कि हमने आपको बताया है। दूसरी जानिब जो अमानुल्लाह कंडरानी साहब हैं, उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो भी इन क्वेश्चन है। उनका अपना एक कैरेक्टर है, उसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। आपको पूरी हिस्ट्री नहीं बताएंगे, आपको बोर नहीं करेंगे। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था, बलूचिस्तान में रैकोडिक मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान का एक बैरक गोल्ड कंपनी है बैनुल अक़वामी, उसके साथ कनाडा की वो कंपनी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से मादनियात निकालना है, सोना और दूसरी कुछ कीमती जो मादनियात होती हैं उनको निकालने का एक मुआहिदा हुआ, जो तवील अरसे से आप कह सकते हैं कि लिटिगेशन थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये मामला जो है वो होता हुआ दोबारा इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये इक़दाम उठाया और इस मामले को एक आप कह सकते हैं सिमत दिखाई और बहरहाल मुआहिदा तय पा गया। और इसमें नो डाउट अनडाउटेडली PTI की गवर्नमेंट का किरदार है। बैरिस्टर फ़रूक नसीम उस वक्त इनके वज़ीर कानून थे, मगर इमरान खान साहब ने इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया और मुआहिदा कराया किया पाकिस्तान की हुकूमत ने। इसमें आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा मुस्बत किरदार था। मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें जो थीं उन्होंने भी इसमें इमरान खान साहब की हिमायत की थी और मुतफ़िका तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना इसमें इनपुट दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक बेंच था जिन्होंने इस मुआहिदे की तौसीक की और अब वहाँ पर जो सोना निकालने का जो भी अमल है वो जारी है, डिगिंग की जा रही है। अब ये आपको जो इस मामले में बताया सारा, ये दरअसल मामला 2013 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2013 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। उस वक्त जब आपको याद होगा बैरक गोल्ड के साथ जो मुआहिदा हुकूमत ने उसकी आप कह सकते हैं कि लीज़ ख़त्म की और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नोटिस लिया। 2013 भी नहीं, उससे पहले की ये बात है। वो जो तमाम तर प्रैक्टिस हुई थी जिसके बायस पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ था, उसके पीछे भी अमानुल्लाह कंडरानी साहब ही थे। अमानुल्लाह कंडरानी साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी आर्टिकल 184(3) के तहत। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस दरख्वास्त को टेकअप किया और जो मुआहिदा है उसको गैर कानूनी करार दे दिया। और उस मुआहिदे को गैर कानूनी करार देने के उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हुई और फिर आपको याद है कितने तकरीबन आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट थी, अरबों डॉलर्स थे। मैं एग्जैक्ट फिगर भूल रहा हूँ, इस वजह से मैं कोट नहीं कर रहा। बहरहाल अरबों डॉलर्स थे, उसका नुकसान हुआ। और अब तकरीबन मामलात जब सेटल हो चुके, मुआहिदा डिसाइड हो गया हुकूमत का और बैरक गोल्ड का आपस में,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस दफ़ा बड़ा एक पॉजिटिव वहाँ पर अपना किरदार अदा किया, उस मुआहदे की तौसीक की, उसी केस में दोबारा से अमान उल्लाह कनरानी साहब आए और उन्होंने दोबारा से इस केस में जो है ना रखने डाले, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली उनको साइड लाइन किया और उनको सुने बगैर फैसला सुनाया, क्योंकि वो किसी भी तरीके से इस केस में फरीक नहीं थे। बड़ा नेगेटिव किरदार मुझे बतौर कोर्ट रिपोर्टर, क्योंकि मैंने कवर किया उस पूरे केस को, अमान उल्लाह कनरानी साहब ने बड़ा नेगेटिव किरदार अदा किया था। ये है थोड़ी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री आपको बताइए, थोड़ा ये एक इंस्टेंस है। इसके अलावा भी काजी फायज ईसा साहब के ये बहुत करीब हैं। काजी फायज ईसा के साथ आप लाख इख्तिलाफ करें, उनमें बहुत सी खूबियाँ भी होंगी, शायद उन्हीं खूबियों को देख कर अमान उल्लाह कनरानी साहब उनके बहुत करीब हैं। मगर काजी फायज ईसा साहब की ऐसी ऐसी बातें वो लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, या जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता था तो उससे मुतल्लिक कुछ डिटेल्स जो है मीडिया पर्सनस को अमान उल्लाह कनरानी साहब दिया करते थे, जो आज जस्टिस उमर अताब बंदयाल के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं और साथ साथ अपनी ही उसी तकरीर में इख्तिताम पर काजी फायज ईसा आए आए, काजी फायज ईसा आए आए के नारे भी लगा रहे हैं। एक सिटिंग चीफ जस्टिस बैठे हैं, एक सिटिंग चीफ जस्टिस हैं उमर अताब बंदयाल, उनके खिलाफ इस तरह की हर्जा सराई और एक सीनियर प्यूनी जज को चीफ जस्टिस कहना, इसमें आपको मालूम है उनका बायस है। और मैं ये नहीं कहता कि शायद कोई साजिश ना हो, ऑब्वियसली मुझे नहीं मालूम उमर अताब बंदयाल साहब क्या सोच रहे हैं, क्या उनके भी ख्याल में, उनके भी जहन में ये ख्याल आया है कि शायद 3 साल के लिए उनका टेन्योर होना चाहिए। हो सकता है माजी में कई जजेस के जहन में ये ख्यालात आए, और हो सकता है इमरान खान साहब ने नहीं तो उनके किसी करीबी ने उनको ये यकीन दहानी करवाई भी हो। मगर अभी तक चीज़ें बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर हैं, और इस मौके के ऊपर जब जुडिशरी एक ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, आप इस मौके के ऊपर आप जजेस के दरमियान रिकन्सिलिएशन कराने की बजाय उनको उकसा रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फायज ईसा, ऑब्वियसली जब वो आपकी तकरीर सुनेंगे, क्योंकि आप एक सीनियर वकील हैं, ज़िम्मेदार एक वकील समझे जाते हैं, जब आप एक लॉयर्स के फोरम से, एक आप कन्वेंशन से खिताब करते हुए इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाएंगे, तो वो भी सोचेंगे, उनके भी सोच जो है वो असरअंदाज ज़रूर होगी आपकी इन बातों से, और उनके जहन में गलतफहमियाँ जन्म लेंगी। और एक दूसरी बात, अगर इस तरफ आप ये समझें कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल ये सोच रहे हैं, एजाजुल हसन ये सोच रहे हैं, तो हमें यह भी सोचना होगा कि एक तासुर दूसरी तरफ से भी पाया जाता है। कुछ हमारी इतलात ये भी हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो जूनियर जजेस हैं, जिनको माजी में एलिवेट किया गया, माजी में नहीं हाल ही में एलिवेट किया गया, जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये ऐसे जजेस हैं जिनको सीनियर्स को नज़रअंदाज करके इनको एलिवेट किया गया। कुछ लोग तो ये भी दावे कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा जिस दिन चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे, उसी रोज़ इन जूनियर जजेस को वापस हाई कोर्ट में भेज देंगे। तो इनसिक्योरिटीज़ तो दोनों तरफ हैं, ना सिर्फ चीफ जस्टिस की तरफ है, बल्कि जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ है, और उनकी तरफ थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि उनको तो नंबर्स गेम भी पूरी करनी है। इनके पास अभी 7 नंबर्स हैं, और वो भी 7 उनके पास नहीं है। ये वो 7 जजेस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ हैं, मगर वो जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ है नहीं। अगर वो होते तो कम से कम पार्लिमान तो काजी फायज ईसा साहब के साथ जाते। खैर, वीडियो तवील हो गई है, आपके साथ अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।